बिलादे मिस्र को किसी ऐसे ही मुंतजिम की जरूरत थी। जब उस मजलिस में उमराए मिस्र की दूसरी बड़ी जमात ने नजमुद्दीन अय्यूब का नाम पेश किया तो मजलिस में शामिल कई अरकान के चेहरे खिल उठे। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रहा। एक जानिब जमालुद्दीन अल मराही उमराए मिस्र के बालाखानों में खुद जाकर चापलूसी और मिन्नत समाजत करता रहा कि वो उसे नया सुल्तान बनाने में उसकी मुआवनत करे। वो मिस्री उमरा की बड़ी अक्सरियत को आला ओहदों के लालच के जाल में फंसा चुका था। मजलिस इंतखाब ने बिलादे मिस्र के नए हुक्मरान के लिए तीनों नामों का ऐलान करते हुए 15 ज़ीक़ाद 637 हिजरी फैसले की आखिरी तारीख मुकर्रर कर दी थी। तमाम मुअज़्ज़ज़ीन और उमरा को हिदायत की गई थी कि वो अपनी आरा इस तारीख तक उनके पास जमा करा दें ताकि रैयत की ख्वाहिश का एहतराम किया जा सके। दूसरी जानिब बिरक़ई खान वसी व अरीज हिस्से पर फैली हुई मंगोलियाना सल्तनत में कई माह की दरबदरी और खारी के बाद उर्दू ज़र्री खेल के दारुल हुकूमत सराय में वापस दाखिल हुआ। उसका चेहरा खाक आलूद था, कपड़े गर्द से अटे पड़े थे। वो पहली निगाह में किसी भिखारी से कम नहीं दिखाई देता था। जर्द लिबास अजीब सी मुटियाली रंगत में बदल चुका था। सराय के लोगों ने उस पर उचटती निगाह डाली और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। कोई उसे पहचान नहीं सका था कि ये उर्दू ज़र्री के हाकिम अजीम बातो खान का छोटा भाई बिरक़ई खान है। उसने सराय में दाखिल होने के बाद पल भर ठहर कर चारों जानिब दूर तक निगाह दौड़ाई। अपनाइयत के एहसास की शिद्दत उसे अपनी शरियानों में दौड़ती हुई महसूस हुई। जिस्म का रुआं रुआं भड़कने लगा था। लम्हा भर के लिए उसे ये सब भला सा लगा, मगर जो ही उसका ध्यान अपनी गुमशुदा दोस्त की जानिब मबजूल हुआ तो तबीयत पर तकद्दुर सा छाने लगा। लाशऊरी तौर पर उसने अपने घोड़े के कदमों का रुख नूरुद्दीन के घर की जानिब मोड़ दिया। उम्मीद का एक मध्यम सा ह्योला उसके जहन के किसी गोशे में मचल रहा था। शायद मोतीउद्दीन अज़काई कबीले से निजात पाकर वापस लौट चुका हो। चंद सातों के बाद वो नूरुद्दीन के दरवाजे के सामने सर झुकाए खड़ा था। नूरुद्दीन ज़ोहर की नमाज की अदायगी से फारिग हुआ ही था कि वो घोड़े के हिनहिनाने की आवाज पर चौंक गया। बेटे की वापसी की उम्मीद में उसके कदम खुद ब खुद सदर दरवाजे की जानिब उठते चले गए। दरवाजे के बाहर बिरक़ई खान घोड़े की लगाम हाथ में थामे शशोपंज में मुब्तला खड़ा था। चंद लम्हे कबल दिलो दिमाग में छाई उम्मीद की किरण नूरुद्दीन के चेहरे पर निगाह पड़ते ही दम तोड़ गई। दोनों खामोशी के आलम में एक दूसरे का चेहरा तकते रहे। दोनों की आंखों में गहरा इस्तफसार झलक रहा था। दोनों के उतरे हुए चेहरों ने खुद ही जवाब भी फराहम कर डाला था। आंखें ही सवाल उठाती और आंखें ही जवाब दे देती। ऐ अल्लाह, तू ही मेरे बेटे का निगहबान है, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। डूबते हुए दिल से एक लरजती हुई दुआ निकली। बाबा, आप मायूस मत हो, आपका बेटा जहां भी है खैरियत से ही है। वो जल्द वापस आ जाएगा। मैंने जान तोड़ कोशिश की थी कि उसे अपने साथ लेकर आता, मगर शायद ये जावेदानी आसमान को अभी मंजूर नहीं है। वो मेरे आगे आगे भागता रहा और मैं उसके पीछे पीछे। खानज़ादे, बेफिक्र रहो, मैं कभी रहमत खुदाबंदी से मायूस नहीं हुआ। मेरा अल्लाह मेरा परवरदिगार है। वो मुझसे औलाद की मोहब्बत की आजमाइश लेना चाहता है। मैं इंशाअल्लाह ताला उसके इम्तिहान में सुरखरू होगा। बाबा, आपको किसने बताया कि मैं खानज़ादा हूँ? बिरक़ई खान एक लम्हे के लिए मुतहय्यर रह गया। आला नसब लोगों की शख्सियत छुपाए से भला छुपती है क्या? आपको मालूम हो गया? खैर, कोई बुरी बात नहीं। वो खुद से बातें करने लगा। आप मुझे गैर मत समझिए, मैं भी आपका बेटा हूँ। मोतीउद्दीन को मैंने अपने भाई से कभी कम नहीं समझा। तुम्हें जबान से इकरार करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी हालत मुंह बोलता सबूत है। मैं नहीं जानता मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मैं आज तक कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहा, मगर बिरक़ई खान का लहजा रुंधने लगा। वो लगाम को हाथों में बुरी तरह मसल रहा था। नूरुद्दीन खुद भी गम से निढाल था। उसने आगे बढ़कर बिरक़ई खान का कांधा थपथपाया और उसकी हौसला अफजाई की। अजीब बात थी कि दोनों का गम मुश्तरका था। दोनों गर्दिश ज़माना का शिकार थे। एक गमखार दूसरे गमज़दा की ढारस बंधा रहा था। मैं 2-1 दिन में दोबारा अपने भाई मोतीउद्दीन की तलाश में निकलूंगा। मेरे सिपाही बदस्तूर उसके बारे में खोज लगाने में जुटे हुए। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। बिरक़ई खान बूढ़े गमज़दा बाप के सामने मजीद ठहरने की हिम्मत नहीं पा रहा था। उसने वहां से रुखसत हो जाना मुनासिब समझा और घोड़े की बागें खींचते हुए वो अपने शाही महल की जानिब रवाना हो गया। जमालुद्दीन अल मराही को ये इत्तला मिल चुकी थी कि नजमुद्दीन अय्यूब का नाम पेश करने में गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई का हाथ है और वो आजकल काहिरा के बाहर कस्बे अल हम्मा में मुकीम है। उसे ये भी मालूम हो चुका था कि वो बड़े जोरों शोर से उसके इताब ज़दा और उससे नाराज उमरा की जमात के हमरा नए सुल्तान के बारे में तहरीक चला रहा है।
उमरा की वो जमात जिसे वो माजी में जलील करके काहिरा से निकलवा चुका था, उसके साथ मिल चुकी थी और वो सब बाहमी इत्तफाक से जमालुद्दीन अल-मराही के खिलाफ बरसरे पैकार थे। ये सूरत हाल जमालुद्दीन अल-मराही के लिए बड़ी तशवीशनाक थी। उसने गाजी अब्दुल्ला शाफई से खुद मिलने का फैसला किया। अगर वो उसे मिटाने में कामयाब हो गया तो नजमुद्दीन अय्यूब का पत्ता एक बार फिर साफ हो सकता था। वो अपने गुलामों के साथ अलहमा पहुंचा और उस सराय चला आया जहां गाजी अब्दुल्ला शाफई ठहरा हुआ था। गाजी अब्दुल्ला शाफई ने जब उसकी सूरत देखी तो उसके तन बदन में जैसे आग सी लग गई। बहरहाल वो अभी ऐसे मकाम पर नहीं था कि अपने गुस्से का बरमला इजहार कर पाता। उसने जमालुद्दीन अल-मराही को बैठने तक का नहीं कहा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, जमालुद्दीन अपनायत भरे लहजे में बोला, मैं अपने नारवा सलूक और साबिका कोताही पर बेहद नादिम हूँ और माजरत तलब करने के लिए खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ। अल-मराही, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तुम्हें यूं गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम जाओ और उस वक्त का इंतजार करो जब मुझसे कोताहियां सरजद होंगी। मेरा हुस्न सुलूक तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। गाजी अब्दुल्ला शाफई के चेहरे पर नफरत अंगेज मुस्कान फैली हुई थी। जमालुद्दीन अल-मराही फरते तैश में महज पहलू बदल कर रह गया। गाजी, मैं तुमसे माफी मांगने आया था, मगर यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ है कि मैं किसी इंसान के पास नहीं बल्कि पत्थर पर माथा ठोकने आया। बहरहाल ये मेरी गलती है, मगर तुम उस वक्त से पनाह मांगो जब मैं बिलादे मिस्र की गद्दी पर बराजमान हूँगा और तुम मेरे सामने पाबा जंजीर खड़े होगे। वो उसका सर्द रवैया बर्दाश्त न कर पाया, इसीलिए अल्फाज चबा चबा कर अदा कर रहा था। अल-मराही, तुमने पहले कौन सी कसर छोड़ी थी? बहरकैफ मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, वो ही मेरा निगहबान है। इंशाअल्लाह तुम अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होने वाला है। मैं यहाँ तुम्हारी ऊट पटांग सुनने नहीं आया, बल्कि तुम्हें मुतनब्बे करने आया हूँ कि तुमने नजमुद्दीन अय्यूब के सिलसिले में जो गुमराही फैला रखी है उससे बाज आ जाओ, वरना। जमालुद्दीन अल-मराही पर राशा सा तारी होने लगा। वो दोनों मुट्ठियां बार बार भेजता रहा। नजमुद्दीन अय्यूब के मामले से तुम्हारा क्या ताल्लुक? वो मजलिस इंतखाब का मसला है कि वो क्या तय करती है। दूसरा, नजमुद्दीन अय्यूब मेरी ही नहीं तमाम बिलादे मिस्र की मुत्तफिका आवाज है। नजमुद्दीन अय्यूब बिलादे मिस्र तक पहुंचेगा तो ही सुल्तान बन सकेगा। अगर तुमने इसके मुताल्लिक ये प्रोपेगेंडा बंद न किया तो खामखा अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे गीदड़ भभकियां देने की बजाय अपनी खैर मनाओ अल-मराही। मैंने जो करना है वो करके ही रहूंगा, बस तुम वक्त का इंतजार करो। गाजी अब्दुल्ला शाफई के चेहरे पर गहरा एतमाद दिखाई दे रहा था। जमालुद्दीन अल-मराही खुद को जिच महसूस करने लगा। उसने इधर उधर की डेंगे मारी और पांव पटकता हुआ वहां से निकल आया। गाजी अब्दुल्ला शाफई उसे मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता देखकर महजूज होता रहा। उधर वजीहुद्दीन अल-बाकरी बिलादे मिस्र की असाकर का अमीर आला था। उसने जमालुद्दीन अल-मराही के ईमा पर नौ उम्र सुल्तान सैफुद्दीन अबू बकर को एतकाफ की हालत से गिरफ्तार किया था। जहां वो जमालुद्दीन अल-मराही का हमराज था, वहीं उसे अपनी जात के हवाले से भी उससे सख्त खतरा लाहिक था। उसे खदशा था कि अगर जमालुद्दीन अल-मराही सुल्तान मिस्र बनने में कामयाब हो गया तो मुमकिन था कि वो अपना राजदार समझते हुए उसे अपनी राह से हटाने की कोशिश करे। बज़ाहिर तो जमालुद्दीन अल-मराही उसे कामिल तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दे चुका था, मगर सुल्तान की हैसियत से वो उससे कहीं ज्यादा बाइख्तियार बन जाता। वो गुजरते हुए वक्त के साथ बदलते हालात पर कड़ी निगाह रखे हुए था। उसके दिल में मुल्कुस साले अम्मादुद्दीन इस्माइल को सुल्तान मिस्र बनाने की ख्वाहिश पनप रही थी। यही वजह थी कि उसने अम्मादुद्दीन इस्माइल के साथ खुफिया मुरासलत का सिलसिला भी शुरू कर दिया। जमालुद्दीन अल-मराही इस अम्र से बेखबर था। एक शाम गाजी अब्दुल्ला शाफई उसके पास चला आया। उसके हमरा उमराए मिस्र की एक जमात भी थी। वजीहुद्दीन अल-बाकरी जहां गाजी अब्दुल्ला शाफई की इस दलेरी पर मुतहय्यर था, वहीं वो उमराए मिस्र को उसके हमरा देखकर खामोश रहा, वरना वो उसे जिंदान खाने में डालने में एक पल न लगाता। गाजी अब्दुल्ला शाफई को काहिरा से जलावतन किया जा चुका था। उसकी वहां मौजूदगी बजाते खुद किसी जुर्म से कम नहीं थी। उसने सब अहबाब से नशिस्त संभालने के लिए कहा। जब सब लोग इत्मीनान से बैठ गए, वो उनकी जानिब इस्तेफामिया निगाहों से मुतवज्जे हुआ। अमीरुल असाकिर, एक अमीर कदरे खंगार कर गला साफ करते हुए बोला, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि आजकल बिलादे मिस्र की सुल्तानी का मामला जोरों पर है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हम इसी सिलसिले में हाजिर हुए हैं कि आप अपनी राय किसी ऐसे शख्स के हक में दें जो कि हकीकतन बिलादे मिस्र की हाकिमियत का अहल हो। मौज़ज़ीन, वजीहुद्दीन अल-बाकरी गोया हुआ, मैं आपके ख्याल से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। मेरी खुद दिली ख्वाहिश यही है कि हमारा सुल्तान कोई ऐसा शख्स हो जो हमारी जमीन और मफादात की हिफाजत के साथ साथ हमारे मुस्तकबिल को महफूज रखने के काबिल हो। मैं इस बारे में गौर व खोज करता रहता हूँ। अभी तक जो नाम मजलिस में सामने आए हैं उनमें अम्मादुद्दीन इस्माइल ही एक ऐसा नाम है जिसके बारे में संजीदगी से मैं सोच रहा हूँ।
जमाल उद्दीन अल मराही के सुल्तान बनने से फितना और फसाद का इम्कान दिखाई दे रहा है। हमें इस वक्त सलीबी दुश्मनों से भी खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी असाकिर में इतनी कुव्वत मौजूद है कि वो उन्हें दंदान शिकन जवाब दे सके, मगर असाकिर उसी वक्त अपनी कुव्वत का मुजाहिरा कर सकेंगी जब उन्हें सुल्तान की हिमायत हासिल होगी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अम्मादुद्दीन इस्माइल ही ऐसा शख्स है जो हमारी सरहदों की हिफाजत करने की सलाहियत का हामिल है। वजीहुद्दीन अल बाकरी ने उनकी जानिब से किसी दूसरे नाम के पेश होने से कबल ही अपनी राय उन पर ठोस दी। वो शायद उन्हें ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहता था कि वो उसे किसी दूसरे नाम की हिमायत पर मजबूर करते। वो कनखियों से उनके चेहरों पर तजब्जुब के आसार भी देख रहा था। उमरा उसकी बात पर बेचैन दिखाई देने लगे। अमीर असाकिर, एक दूसरा अमीर बोला, आपकी राय से हम मुत्तफिक नहीं हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप बिलादे मिस्र के बारे में क्या जज्बात रखते हैं, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, मगर अम्मादुद्दीन इस्माइल का नाम सुल्तान मिस्र के लिए मुंतखब करना सही अमर नहीं है। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मनाऊंगा। वजीहुद्दीन अल बाकरी मुस्कुराते हुए बोला, आप मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र हैं, आपके दम से सल्तनत में अमन व अमान कायम है, मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि अम्मादुद्दीन इस्माइल में ऐसी कौन सी बुराई है कि उसे सुल्तान नहीं बनना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ अमीर, गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैं अपनी नाक़िस मालूमात के एतबार से ये अर्ज करना चाहूंगा कि अम्मादुद्दीन इस्माइल की बजाय नजमुद्दीन अय्यूब ज्यादा बेहतर नाम है। उसकी वजह यह है कि अम्मादुद्दीन इस्माइल उम्र के उस हिस्से में है जहां इंसान की जमानत नहीं दी जा सकती, जबकि नजमुद्दीन अय्यूब एक नौजवान है। अम्मादुद्दीन इस्माइल को बिलादे मिस्र से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर वो पुरजोर इसरार पर इस अमर की हामी भर लेता है तो वो किसी भी दरबारी अमीर को मुंतजिम बनाकर यहाँ भेज देगा। बिलादे शाम और शर्किया को बिलादे मिस्र पर फौकियत हासिल हो जाएगी। हमारी हैसियत महज खिराज देने वालों की सी होगी। ये कदम हमारी खुद मुख्तारी और आज़ादी पर मोहलिक ज़र्ब साबित होगा। वक्त गवाह है कि सलीबियों के लिए अम्मादुद्दीन इस्माइल का रवैया बेहद हमदर्दाना रहा है। अगर उसके दिल में ईमान और जिहाद की जरा सी भी ख्वाहिश हो तो वो बिलादे शाम और शर्किया का इतना ताकतवर हुक्मरान है कि अब तक सलीबियों का नामो निशान मिटा चुका होता। ऐसा शख्स भला हमारे मुस्तकबिल की क्या हिफाजत कर सकता है। रहा सवाल नजमुद्दीन अय्यूब का, तो उसमें ऐसी बात मौजूद है जो उसे सुल्तान बनने का अहल साबित करती है। वो एक अरसे तक मिस्र में मुकीम रहा है। यहाँ के लोग उसे जानते हैं, वो उसे पसंद करते हैं। दूसरा, वो इस सरजमीन से मोहब्बत करता है। गाजी वजीहुद्दीन अल बाकरी का चेहरा नागवारी से सुखने लगा। तुम कल तक कसरे सुल्तानी में नजमुद्दीन अय्यूब के खिलाफ साजिशों का जाल बुनते रहे हो और आज उसकी हिमायत और तरफदारी में दलीलें पेश कर रहे हो। तुम्हारे किस अंदाज पर यकीन किया जाए? तुम बखूबी जानते हो कि काहिरा में तुम्हें दाखिल नहीं होना चाहिए था, मगर तुम यहाँ मौजूद हो। मैं इसे यही समझूंगा कि कल तक तुम जिस शख्स के खिलाफ थे, आज उसी के साथ किसी खुफिया समझौते के तहत उसकी मुहिम चला रहे हो। वजीहुद्दीन अल बाकरी की बात में वजन था। कई अमीर एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगे। गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई खुद को जिच होते देखकर तिलमिला सा गया। अल बाकरी, मैं खूब जानता हूं कि तुम्हें अम्मादुद्दीन इस्माइल से क्या बग़ज़ है। कल तक जमालुद्दीन अल मराही का साथ देते रहे, उसी के मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए तुमने सैफुद्दीन अबू बकर को हिरासत में लिया। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था। उस पर झूठे बहतान बांधकर तुमने अपने मतलब बरारी की और अब तुम जमालुद्दीन अल मराही को मक्खी की तरह निकाल बाहर करना चाहते हो। तुम बेहद मक्कार शख्स हो। मैं अच्छी तरह जानता हूँ जो तुम मंसूबा बनाए बैठे हो। अम्मादुद्दीन इस्माइल तो यहाँ आने का नहीं। तुम चापलूसी करते हुए उससे इमारत का इंदिया हासिल कर लोगे और फिर तमाम सल्तनत तुम्हारे कब्जे में होगी। अगर तुम्हें हुक्मरानी की ख्वाहिश है तो मर्दों की तरह अपना नाम मजलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते? तुम ये नहीं कर सकते क्योंकि तुम ये जानते हो कि बनने वाला सुल्तान सबसे पहले उन उम्मीदवारों को अपनी राह से हटाता है जिन्हें ख्वाहिश हुक्मरानी हो। गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई की बातें उमरा के दिल पे लगी। कुछ लम्हे कबल वो अमीर असाकर से मुतासिर दिखाई दे रहे थे, मगर अब हालात की नई करवट ने उनके जहन पर छाई दबीज चादर हटा डाली। कुछ देर पहले वो गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई से वाकई बदजन हो चुके थे, मगर इस नए इंकिशाफ ने उनके जहन पर छाने वाले गुबार को मिटा डाला था। वो एक बार फिर गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई के हामी दिखाई देने लगे। सूरत हाल अपने खिलाफ जाते देखकर वजीहुद्दीन अल बाकरी के ज़ब्त का पैमाना छलक गया। वो यकदम हत्थे से उखड़ गया। उसके मुंह से हिज़यान जारी होने लगा। उमरा ने फौरन बीच में पड़कर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। गाजी अब्दुल्ला शाफ़ई ने मामला बिगड़ते देखकर वहां से निकलना मुनासिब समझा। उसकी लगाई हुई ज़रब सही निशाने पर लगी थी। वजीहुद्दीन अल बाकरी का पोशीदा रूप खुलकर सामने आ गया था।
दूसरी जानिब मोतियुद्दीन तजस्सुस भरी निगाहों से मंगोल लड़की को देख रहा था। वो खामोश खड़ी थी। उसके चेहरे पर छाई हुई मासूमियत ने उसे बेहद हसीन बना दिया था। उसके जिस्म पर मौजूद कबायली लिबास के साथ लदे हुए जेवरात ने उसे खासा मुनफरिद बना रखा था। मोतियुद्दीन लम्हा भर के लिए अपनी हालत-ए-जार भूलकर उसके दिलबराना हुस्न में मगन सा हो गया। जब वो उसकी बदस्तूर टिकटिकी से नजरें कतराने लगी तो मोतियुद्दीन को जैसे होश आया। वो अपने तई झेप सा गया। दूसरे लम्हे उसे अपनी सौबत ज़दा हालत याद आ गई तो वो चौंक पड़ा। तुम कौन हो? ओह, तुम तातारी हो? वो चौंक सी गई। नहीं, मैं नस्लन तुर्क हूँ। तातारी भी बोल सकता हूँ, मगर तुम तातारी नहीं दिखाई देती। क्या तुम तातारी जबान समझ लेती हो? हाँ, थोड़ी बहुत। मगर तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और इस वीराने में क्या कर रही हो? मोतियुद्दीन काफी हद तक संभल गया था। मुसाफिर हो शायद, राह भटक कर इधर निकल आए हो? वो अपनी कहे जा रही थी। मोतियुद्दीन उसके अंदाजों से जुज़्बुज़ सा होने लगा। चंद लम्हे कबल वो उसे बावर करा चुका था कि वो तुर्क है। तुम्हारा अंदाजा सही है, मैं भटका हुआ मुसाफिर हूँ, मगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुम कौन हो। वो यकदम खिलखिला कर हंस पड़ी। मोतियुद्दीन को पल भर के लिए यूं लगा कि हजारों साजीनों पर बेअख्तियारी के आलम में हाथ पड़ गया हो। मैं तो यहीं रहती हूँ, पास ही मेरा गाँव है। मैं इस तरफ से रोजाना गुजर कर पानी भरने जाती हूँ। वो सामने दरिया दिखाई दे रहा है ना, वहाँ। मोतियुद्दीन की निगाह उसकी उंगली के ताक़ुब में उठ गई। कुछ फासले पर उसे दरिया का चमकता हुआ पानी दिखाई दिया। उसे हैरत भी हुई कि जब वो यहाँ पहुंचा था तो उसे करीबी दरिया का एहसास नहीं हुआ था। शायद तकान की ज्यादती के बायस उसकी तवज्जो इस जानिब नहीं हो सकी होगी। कहाँ से आए हो अजनबी? ये तो मैं नहीं जानता कि मैं अब कहाँ से आया हूँ, मगर ये जानता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। मैं कुछ समझी नहीं। तुम ना ही समझो तो बेहतर है। तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि सराय जाने वाला रास्ता कौन सा है। मैं जल्द से जल्द सराय पहुंचना चाहता हूँ। सराय? उसके चेहरे पर हैरत फैलने लगी। ये किस जगह का नाम है? मोतियुद्दीन उसकी बात पर चौंक उठा। तुम सराय के बारे में कुछ नहीं जानती? सराय जरी खेल मंगोलों का दारुल हुकूमत है। अजनबी? उसके चेहरे पर खौफ सा दिखाई देने लगा। तुम शायद बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुमने कितने दिन से खाना नहीं खाया? मोतियुद्दीन उसकी बातों से परेशान हो गया। वो क्या समझ रही थी या वो खुद कहाँ निकल आया था, दोनों बातें उसकी समझ से बाहर थी। अगर वो यहाँ से सराय का सुराग न पा सका तो जाने उसे कब तक यूं ही भटकना पड़ेगा। तुमने पानी भर लिया है या अभी भरने जाना है? मोतियुद्दीन ने अचानक सवाल किया। तुम मेरे साथ गांव जाना चाहते हो? तुम्हारा अंदाजा सही है। तुम अपना सामान समेटो, मैं इतनी देर में पानी भर कर आती हूँ। उसने मटका नुमा बर्तन को घुमाते हुए कहा। मोतियुद्दीन ने अस्बात में सर हिलाया। वो देखते ही देखते दरिया पर जा पहुंची। मोतियुद्दीन कपड़े झाड़ता हुआ उठा और घोड़े को थपथपाने लगा। सामान नाम की कोई चीज उसके पास नहीं थी। थोड़ी देर बाद वो अजनबी लड़की वापस लौट आई। उसने मोतियुद्दीन को चलने का इशारा किया। पानी का बर्तन उसके पहलू में दबा हुआ था। मोतियुद्दीन उसके हमरा एक जानिब बढ़ने लगा। उसका ख्याल था कि गांव में से यकीनन उसे सराय का रास्ता मालूम हो जाएगा। अजनबी लड़की को सराय के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अगर वो यहाँ से कभी बाहर निकली होती तो जान पाती कि दुनिया कितनी बड़ी है। वो ज़ेरे लब मुस्कुराने लगा। उधर बातो खान बेहद मसरूर था। उसका भाई बिरकाई खान वापस लौट आया था। कई माह की जुदाई के बाद ये मुलाकात मुसर्रत आमेज थी। बिरकाई खान को इस बात का कुल्फ था कि वो मोतियुद्दीन को तलाश करने में नाकाम रहा। बातो खान ने उसकी तवज्जो हटाने की कोशिश की और उसे एक बार फिर ये बावर कराया कि मोतियुद्दीन की हैसियत कुछ ऐसी नहीं है कि उसके लिए गमज़दा रहा जाए। वो बिरकाई खान की एक मुसलमान ज़ादे से इतनी वाबस्तगी से खुश नहीं था। दूसरे दिन दरबार में जब बिरकाई खान आया तो खास जश्न का एहतमाम किया गया। उन तमाम उमूर का मकसद महज यही था कि उसकी तबीयत बहल जाए और मोतियुद्दीन का ख्याल जहन से उतर जाए। बिरकाई खान का सामना जब कोनाई खान से हुआ तो वो खुद पर काबू न रख पाया। कोनाई खान, बिरकाई खान उसे मुखातिब होकर बोला, तुम्हारी बेवकूफ बेटी की छोटी सी नादानी ने मेरे दोस्त से एक अरसे के लिए जुदा कर दिया है। मेरी बेटी ने? इस मामले से उसका क्या ताल्लुक? कोनाई खान बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, ताल्लुक है कोनाई खान। तुम्हारी बेटी ने उसे सुर्खों के अताब से बचाने के लिए अज़काई कबीले से मदद दी और फिर उसे उनके पास महसूर करा दिया। उसने ऐसा क्यों कर किया? मैं नहीं जानता। अगर वो ये सब ना करती तो मैं उसे सुर्खों से छुड़ाकर अब तक वापस ला चुका होता। तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है? कोनाई खान करख्तगी से बोला। उसके लहजे में खोखलेपन का अंसर मौजूद था। वो चंद दिन पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुका था कि उसकी बेटी अज़काई कबीले में गई थी। उसका ख्याल था कि वो किसी अज़काई नौजवान से ताल्लुक जोड़ बैठी है, मगर यहाँ कुछ और सुनने को मिल रहा था।
सबूत तुम्हारी लरजती हुई आवाज है कोनाई खान। इसके अलावा सबूत अज़काई कबीले का सरदार माजी खान है, वो तुम्हारी बेटी को भरी महफिल में भी पहचान लेगा। बिरकाई खान के लहजे में तलखी की। खानजादे, तुम सरे महफिल मुझे जलील कर रहे हो। तुम मेरी बेटी को एक मुसलमान से मंसूब कर रहे हो जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा बल्कि एहसास दिला रहा हूँ कि तुम्हारी बेटी की छोटी सी गलती ने मुझे नाकामी का मुंह दिखाया है। जहाँ उसने मुझे एक गमज़दा बाप के सामने शर्मिंदा कर डाला है, वहीं एक अच्छे दोस्त से जुदा कर दिया है। बस करो बिरकाई खान, मेरे लिए इतनी जिल्लत काफी है। अगर ये सच हुआ तो जिस बेटी के बायस मुझे ये दिन देखना पड़ा है, मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। बिरकाई खान ने गुस्से से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। दरबारी इस्तेजाबिया नजरों से दोनों का मुंह तक रहे थे। जरी खेल का कान बातो खान भी बिरकाई खान के इस जारहाना अंदाज पर परेशान था।